नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले कि हम आपको दिन भर की खबरों के बारे में विस्तार से बताएं, ये खौफनाक वीडियो देखिए। एक और ट्रेन हादसा महाराष्ट्र के जलगांव के पास 22 जनवरी को यह रेल हादसा हुआ। ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली, लोग चेन पुल करके कूदने लगे। तभी दूसरे ट्रैक पर एक और ट्रेन आ रही थी और कई इसकी चपेट में आ गए। 40 से 50 लोगों के ट्रेन से टकराने की शुरुआती स्तर पर खबर आ रही है, कई मारे गए। आधिकारिक आंकड़ा क्या है, अब तक उपलब्ध जानकारी क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से बात करते हैं। लखनऊ से मुंबई जा रही 12533 ये ट्रेन का नंबर है, नाम है पुष्पक एक्सप्रेस। ये 22 जनवरी की शाम करीब 6 बजे महाराष्ट्र के भुसावल स्टेशन से आगे बढ़ी। ये स्टेशन मशहूर है, ये इलाका मशहूर है केले के उत्पादन के लिए। ट्रेन को इसके बाद मनमाड़ में रुकना था, लेकिन इससे पहले पछोरा नाम की जगह के पास ट्रेन में अचानक से चेन पुलिंग कर दी गई। अलार्म चेन जो होती है उसको खींच दिया गया और साथ में एक अफवाह फैली डब्बे में कि पेंट्री कार के पास ट्रेन में आग लग गई है। इसके चलते जो पेंट्री कार के आसपास के स्लीपर बोगी के डब्बे थे उनमें पैनिक हो गया, यानी लोग घबराने लगे। ट्रेन चूंकि रुक गई थी तो कई आनन फानन में ट्रेन से उतरकर इधर उधर भागने लगे, कूद गए। और तभी बगल वाले ट्रैक पर आ रही थी दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस। पुष्पक एक्सप्रेस से कूदने वाले कई लोग इस तेज रफ्तार कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और मौके पर ही मारे गए। हम आपको वीडियो ब्लर करके दिखा रहे हैं, लेकिन स्थिति विभत्स थी क्योंकि शव छितरा गए थे। आप ये सोच सकते हैं कि कितने टन की वजनी होती है ट्रेन, और जब वो ट्रेन पहिए पर पूरी रफ्तार से घूम रही है तब उसकी गति क्या होगी और उसकी क्षमता कैसी होगी। इस हादसे में कई गंभीर घायल हैं और उनका नजदीकी स्थलों पर इलाज चल रहा है। घटना पर जो रेलवे की पहली प्रतिक्रिया आई, सबसे पहले वो देखते हैं। इस गाड़ी के रुकने के बाद इसमें से एक कोच में के कुछ यात्री जो है वो नीचे उतर गए थे। उसी वक्त पे दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जाती है, ये गाड़ी उस ट्रैक से पास हो रही थी। उस वक्त पे कुछ यात्रियों को, 7 से 8 यात्रियों को इस गाड़ी की वजह से चोट आने की घटना सामने आई है। जैसा हमने कहा, ये पहली प्रतिक्रिया है। ये न्यूज की भाषा में कहें तो डेवलपिंग न्यूज है, इस पर लगातार अपडेट आ रहे हैं। जब ये खबर लिखी जा रही थी तब तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस पर कोई बयान नहीं आया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं, इस समय स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग को भारत की तरफ से अटेंड करने गए हुए हैं। उनकी ट्विटर टाइमलाइन जब हमने चेक की तो पिछला अपडेट 10 घंटे पहले का था, जिसमें वो यूरोपियन देशों के अधिकारियों से बात कर रहे थे कि उनके यहाँ पर ट्रेनों की स्थिति क्या है और कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं और आधुनिकीकरण कर सकते हैं। बहरहाल ये तो मंत्री जी का अपडेट है, जब उनका कोई बयान आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। इस खबर पर और अपडेट्स के लिए अब न्यूज रूम का रुख करते हैं। जलगांव के पास पुष्पक एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ है, रेल हादसा हुआ है, उसमें रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता हैं, सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार। उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि अलार्म चेन पुलिंग, जिसे एसीपी कहा जाता है रेलवे की टेक्निकल लैंग्वेज में, आसान भाषा में कहें तो चेन पुलिंग हुई थी। क्यों? क्योंकि जलगांव से कुछ यात्री उसमें चढ़े थे और उस स्टेशन पर उतरे थे जहां ये हादसा होना बताया जा रहा है। उनका कहना है कि चेन पुलिंग के बाद कुछ यात्री उतरे और ट्रैक पर चले गए जो दूसरी तरफ ट्रैक था, और वो कर्वी ट्रैक था, वो वह कर्व लेता था। वहां पर जब लोग उतरे तो सामने से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी जो यशवंतपुर से चल के हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में जो स्टेशन है वहां तक आ रही थी, और वो चूंकि स्पीड में ट्रेन थी और उन लोगों की नजर नहीं गई और उसमें उसकी चपेट में आकर करीब 20 लोग घायल हुए, जिनमें 11 की डेथ हो गई है। रेलवे का ऑफिशियल डेटा है। लेकिन रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता का ये बयान कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि उनका कहना है कि जलगांव से लोग चढ़े, जबकि पुष्पक एक्सप्रेस का जलगांव में कोई स्टॉपेज है ही नहीं।
ट्रेन भुसावल से चलकर अगला स्टेशन मनमाड़ है, जबकि रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता कह रहे हैं जलगांव से लोग चढ़े और उस स्टेशन पर उतरने वाले थे। तो फिलहाल जो डेथ काउंट है वो 11 का बताया जा रहा है और बाकी घायलों की संख्या अभी एग्जैक्ट सामने नहीं आई है। इस मामले पर लगातार अपडेट आ रही है। नजदीकी जिलों से कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मंडल रेल प्रबंधक भुसावल ने मेडिकल टीम भी रवाना की है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान भी आ रहे हैं। इससे पहले 28 अक्टूबर 2024 को जींद से दिल्ली जा रही एक ट्रेन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और तब 2 से 3 यात्रियों को हल्की चोट आई थी। आग की अफवाह, उसके बाद अफरा तफरी और फिर यात्रियों का नीचे कूदना, इसको लेकर रेलवे अपना पक्ष रखेगा, लेकिन यात्रियों को भी अपनी जिम्मेदारी दिखानी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हों। हमने आपको एक आपदा की खबर के बारे में बताया। अब एक दूसरी खबर का रुख करते हैं और ये भी लोगों के जान माल से जुड़ी है। ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के एक जिले राजौरी में एक गांव है जहां लोग रहस्यमयी बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई रहस्यमयी है? जांच में क्या पता चला, देखते हैं। जिला मैंने बताया राजौरी, गांव का नाम बुढ़ल। जिले का भूगोल ऐसा कि ये जम्मू और श्रीनगर दोनों से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है राजौरी। और इतिहास की आक्रांता लुटेरा गजनी जब भारत में दाखिल हो रहा था, तब राजौरी के ही मंगराल राजपूतों की बहादुरी की वजह से उसे रास्ता बदलकर जाना पड़ा। और वर्तमान क्या है कि एक बीमारी है, स्थानीय लोगों के मुताबिक रहस्यमय, और आंकड़ों के मुताबिक इससे गांव के 17 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। एक गांव में 17 लोग मरे हैं, लेकिन खबर ऐसी फैली कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी दखल देना पड़ा और मुख्यमंत्री के भी बयान आए। इन सब के बारे में आपको बताते हैं। बुढ़ल गांव की बात है। दिसंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते से कुछ लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। कुछ की 1-2 हफ्ते में मौत हो गई और कुछ ने अस्पताल में फिर बाद में दम तोड़ा। ग्राउंड से आई ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त राजौरी के बडाल गांव में मौजूद हूं। वही बडाल गांव जहां मरने वालों की तादाद अब 17 हो चुकी है। लगातार इस गांव में अमवात का सिलसिला जो है वो जारी है। आज यहां पर केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई टीम भी पहुंची है। टीम अपना काम कर रही है, टीम लोगों से मुलाकात भी कर रही है और साथ ही साथ चश्मों का पानी जो है वो टेस्ट के लिए जो भेजा गया था, वहां भी टीम जो है वो पहुंची है। अब जैसे मोहम्मद असलम, इनके 6 बच्चे थे, 5 इस रहस्यमयी बताई जा रही बीमारी की वजह से मर गए और छठे और आखिरी बच्चे की जब तबीयत बिगड़ी तो पहले राजौरी के सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया और फिर जम्मू मेडिकल कॉलेज। यहाँ भी बच्ची की मौत हो गई। असलम का परिवार बिखर गया। जान गंवाने वाले बाकी लोग भी इसी गांव के रहने वाले हैं। इनमें 14 बच्चे हैं, कुल 17 मृतक, जिनमें 14 बच्चे। पर सवाल यह है कि क्या राजौरी के गांव में फैली इस बीमारी से आसपास के इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं? सुनते हैं। जो 17 मौतें हुई हैं ये 3 परिवारों तक ही सीमित है। इसमें मोहम्मद असलम का जो परिवार है उस परिवार ने 6 लोगों को खो दिया है। मोहम्मद असलम के 6 बच्चे थे और 6 के 6 बच्चे इस रहस्यमयी परिस्थिति के कारण जो है उनकी मौत हो गई। लक्षण इसमें बुखार, पसीना आना, चक्कर आना यही बताया जा रहा है कि इसी के कारण जो है ये जो लक्षण है, शुरुआती लक्षण दिखते हैं। 18 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम गांव भेजने का आदेश जारी किया। इसमें गृह, स्वास्थ्य, कृषि और दूसरे मंत्रालयों के एक्सपर्ट्स को शामिल किए जाने की बात थी। इस जांच के लिए सरकार नेशनल लेवल के हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की मदद भी ले रही, जिसमें पुणे का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR, कोविड में आपने बहुत नाम सुना होगा ICMR का, दिल्ली का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC, ग्वालियर का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, देश का है, इसके ग्वालियर सेंटर से, और PGI चंडीगढ़ भी शामिल है। राज्य स्तर पर भी 15 जनवरी को रियासी जिले के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP गौरव सिकरवार ने गांव के हालात की निगरानी और जांच के लिए एक SIT के गठन की सूचना दी। 11 मेंबर की SIT अध्यक्षता सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन वजाहत हुसैन कर रहे हैं। ये तो अधिकारियों की बात हो गई। अब नेता नगरी का हाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद ने गांव में हुई मौतों की वजह के पीछे रहस्यमयी बीमारी की आशंका से इनकार किया और कहा, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर और बाहर किए गए सभी जांच के रिजल्ट आ चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी राजौरी पहुंचे और उन्होंने चिंता न करने की सलाह दी और कहा कि प्रशासन मुस्तैद है। तमाम टेस्ट किए गए और ये पाया गया कि फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, और जितने भी इस
अफसोसनाक वाकया में डेथ्स हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे बच्चियां हैं। ये सारे 3 खानदान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं ये 3 खानदान इनका एक रिश्ता है। लेकिन अभी तक हम ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि जो 17 कीमती जानें गई हैं, इसके पीछे वजह क्या है। अब सवाल ये कि बीमारी रहस्यमय नहीं है तो है क्या। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक दिल्ली से आई जांच टीम ने शुरुआती तौर पर ये कहा है कि गांव से लिए गए 3500 सैंपल से किसी घातक बैक्टीरिया वायरस की मौजूदगी नहीं मिली है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सैंपल में कीटनाशक मिले हैं और इसके चलते फिलहाल गांव की एक बावड़ी को सील कर दिया गया है। जल का एक स्रोत, कई घरों के लोग इसी से पानी पी रहे थे। सील इसलिए किया गया ताकि बाकी लोग पानी ना पिएं। बाकी गांव वालों का मेडिकल टेस्ट हो रहा है। बताया गया कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने इससे पानी के सैंपल इकट्ठे किए, लेकिन ये जांच अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए मुस्तैदी के साथ नहीं कहा जा सकता कि इन मौतों का संबंध न्यूरोटॉक्सिन नाम के जहरीले केमिकल की वजह से है या नहीं, पर इस आशंका से अभी इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जहरीला केमिकल है जिसका नाम है न्यूरोटॉक्सिन, जो इंसान के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। आसान भाषा में कहें तो शरीर के कम्युनिकेशन सिस्टम को, बोलने के, समझने के सिस्टम को बिगाड़ देता है। दिमाग, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम पर यह असर डालता है, जिसके जरिए हम शरीर के अलग अलग हिस्सों को नियंत्रण में रखते हैं। ये केमिकल कीटनाशकों में भी पाया जाता है। इस मामले की जांच के लिए दिल्ली से जम्मू कश्मीर पहुंची केंद्रीय टीम अभी लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रही है। जो भी फाइंडिंग्स होंगी हम आपको बताएंगे। अब तक जो जानकारियां हैं वो सुन लेते हैं। मेडिकल टीम्स ने तो सैंपल्स भी वहां पर लिए हैं लोगों के, ताकि ये पता लगाया जा सके कहीं कोई महामारी तो नहीं वहां फैल रही है। फिलहाल जो प्रशासन है उसका यही कहना है कि कोई महामारी फैलने के सबूत तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये रहस्यमयी परिस्थिति में अब 17 लोगों की जो जान गई है, इसको लेकर चिंता काफी है प्रशासन में, सरकार में। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इसका संज्ञान लिया है और गृह मंत्रालय ने एक 11 सदस्यीय इंटर मिनिस्टीरियल टीम का गठन किया है, जो कि राजौरी पहुंच चुकी है। लेटेस्ट अपडेट ये है जो राजौरी के डीएम राजीव कुमार ने बताया कि गांव को जैसे कोविड में कंटेनमेंट जोन बनाते थे वैसे बना दिया गया है और 3 स्तरों पर बांटा गया है। पहली लेयर में वो घर जहां बीमारी फैली और किसी की मौत हुई, दूसरे वो जो प्रभावित हैं या वहां के रहने वालों के संपर्क में थे, और तीसरी अन्य सभी घर भले ही प्रभावित ना हो, संपर्क सीमित रखने के लिए कहा गया है। ये खबर यहीं पर रुकती है। अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, पढ़ें तो पढ़त में आएगा 15,000 करोड़। ये वो राशि है जो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के परिवार की संपत्ति की है और इतने राशि की संपत्ति जब्त हो सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते दिन पटौती परिवार की कुछ प्रॉपर्टीज के अधिग्रहण पर 2015 से चल रहा स्टे हटा दिया। इसके बाद ये प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट यानी शत्रु संपत्ति अधिनियम के दायरे में आ सकती है। ये कानून साल 1968 में बना था। इसके मुताबिक पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जाने वालों की जो प्रॉपर्टी भारत में है वो केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। ये संपत्तियां कौन कौन सी हैं और इस पर पेच कहां फंसा है, ये जानने के लिए हम रिपोर्टर का रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले ये मेरे हाथ में आज का दैनिक भास्कर अखबार है, उसकी खबर है जिसमें जगदीश छावानी वरिष्ठ वकील हैं, उनके हवाले से 2 दावे लिखे गए हैं। पहला दावा यह है कि जब आज़ादी के बाद भोपाल रियासत का मर्जर हुआ, विलय हुआ जैसे बाकी रियासतों का हुआ, तब भोपाल के नवाब का टाइटल जो था, उत्तराधिकारी जो थे नवाब हमीदुल्ला खान, उनकी सबसे बड़ी संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, उनको वारिस माना जाएगा। आर्टिकल 7 जो था मर्जर एग्रीमेंट का, उसके मुताबिक ये कहा गया। इनकी बड़ी बेटी थी आबिदा को भोपाल का नवाब माना गया, लेकिन आबिदा बाद में पाकिस्तान चली गई। आबिदा के ही बेटे हैं जो पाकिस्तान के विदेश सचिव रहे, शहरयार खान। तो सरकार ये मानती है शत्रु संपत्ति एक्ट के तहत भी, और इसीलिए वो इस मुकदमे में है कि जब नवाब की बड़ी बेटी जो वारिस थी वो पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान की नागरिक हो गई, तो नवाब की सारी संपत्ति अब भारत सरकार की संपत्ति है। पर पेच क्या है, 1961 में
जब भोपाल के नवाब गुजरे, जिनका नाम मैंने आपको बताया हमीदुल्लाह खान, तो उनके गुजरने के बाद केंद्र सरकार ने उस समय की एक निर्देश जारी किया जिसमें भारत में रह रही नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। साजिदा सुल्तान को शायद आप ना जानते हो यदि आप भोपाल नवाब के परिवार से वाकिफ नहीं है, लेकिन इनके बेटे बहुत मशहूर हुए। हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेटर नाम मंसूर अली खां पटौदी। दरअसल साजिदा की शादी ये जो गुड़गांव के पास पटौदी की रियासत पड़ती है वहां से हुई थी, इसीलिए उनके लिए नवाब पटौदी शब्द भी इस्तेमाल किया जाता था। और इन्हीं मंसूर अली खां पटौदी और शर्मिला टैगोर के बेटे हैं सैफ अली खान। तो विरासत के उस क्रम में फिर सैफ अली खान और उनके परिजनों का दावा बनता है। तो एक तरफ तो मर्जर एक्ट है, शत्रु संपत्ति का एक्ट है, और दूसरी तरफ 1961 का केंद्र सरकार का ये निर्देश है, और इन दो की वजह से ये क्लैश हो रहा है। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी रिपोर्टर रवीश। एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद अब एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि सैफ अली खान की या पटौदी परिवार की जो संपत्तियां हैं जो मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में फैली हुई हैं, क्या वो शत्रु संपत्तियां हैं, क्या वो सरकार अधिग्रहित करेगी? ये सवाल एक बार फिर से इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि जो भोपाल के नवाब खानदान से सैफ अली खान आते हैं, और अगर देखा जाए तो भोपाल और रायसेन में कई हजारों एकड़ में वो संपत्तियां पटौदी परिवार की फैली हुई हैं, जिनमें लाखों लोग फिलहाल रह रहे हैं। हम ऐसी ही एक संपत्ति के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि ये फ्लैग हाउस है, ये वो संपत्ति है जो फिलहाल खंडर बन चुकी है, और करीब 1000 करोड़ रुपए की अकेली यही संपत्ति है जो भोपाल के कोहिफिजा इलाके में है। ऐसी कई संपत्तियां जो है वो राजधानी भोपाल, बैरसिया रोड, रायसेन, इन तमाम जगहों पर पटौदी परिवार की मानी जाती है, जिन्हें लेकर के लंबे समय से अगर देखा जाए तो कोर्ट में मामला भी चल रहा है। भोपाल प्रशासन के पास इन सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अब तक इन शत्रु संपत्तियों पर ना ही कोई फैसला आया है और ना ही इस पर किसी तरीके की कार्रवाई अब तक हो पाई है। अभी ये भी तय नहीं हो पाया है कि किन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति माना जाए, किन्हें इससे दूर रखा जाए। आपने रिपोर्टर को सुना। अब आगे की बात, नवाब हमीदुल्लाह गुजरे, तब ये विरासत की बात आई, केंद्र सरकार का निर्देश आया और मंसूर अली खां भोपाल के नवाब मान लिए गए। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तो ना कोई राजा है ना नवाब। 2011 में उनके निधन के बाद ये टाइटल सैफ अली खान को भी मिल गया, लेकिन 2015 में एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन ऑफिस यानी शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय ने भोपाल नवाब की जमीन को सरकारी घोषित कर दिया। इसके विरोध में पटौदी परिवार भोपाल के हाई कोर्ट पहुंचा। मामला था कि सरकार आबिदा को इस प्रॉपर्टी का वारिस मानती है और पटौदी परिवार का कहना था कि आबिदा तो पाकिस्तान चली गई थी, भारत की संपत्ति पर उनका दावा नहीं है। 2019 में कोर्ट ने फैसला दिया कि सैफ की दादी साजिदा ही संपत्ति की वैध वारिस है। इसके बाद पटौदी फैमिली को एक नोटिस भी जारी किया गया। जवाब में सैफ अली खान ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी और अपनी संपत्ति पर स्टे ले लिया। फिर 13 दिसंबर 2024 को एमपी हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सैफ के इस स्टे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का वक्त लिया, लेकिन 21 जनवरी 2025 तक सैफ के परिवार की तरफ से कोई पक्ष नहीं आया। नतीजतन एनमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ये जमीन सरकार के पास जा सकती है। एक्ट के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन विद्वान कह रहे हैं कि अभी भी सैफ अली खान के पास हाई कोर्ट की बड़ी बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प है। ये एक्ट प्रॉपर्टी पर लागू कैसे होता है, ये भी समझ लेते हैं जानकारों से। कि 1968 के बाद में अगर कोई जो लोग चले गए उनके लीगल हेयर मीन्स उनके बच्चे या उनके रिलेटिव जो उनके लीगल हेयर हो सकते हैं, अगर वो उस प्रॉपर्टी को ये जो ट्रांसफर करते हैं तो वो भी वॉइड होगा, वो भी जो है लीगली वॉइड होगा, वो ये लीगली जो है सही नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ उसमें जो इसमें एनिमी एलियन नाम की एक टर्म है जो यूज की है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये पाकिस्तान और चाइना में। एक चीज और जो इसमें दूसरी है वो ये है कि इसके अगेंस्ट किसी भी तरीके का जो सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं बनता। ये एक्ट खुद कहता है कि सिविल कोर्ट की जो ये प्रोसीडिंग्स है वो इस एक्ट में मान्य नहीं है। तो बेसिकली जो ऑप्शन जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करने का बचता है, जिसमें भी स्कोप बहुत कम है कि उसमें उस तरीके से रिलीफ मिल पाए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ है ही नहीं और लोग बाहर चले गए। सैफ अली खान, इधर जिक्र हो रहा है संपत्ति को लेकर, लेकिन पिछले कई दिनों से खबर में है क्योंकि उनके ऊपर एक हमला हुआ 16 जनवरी की रात। 21 जनवरी को वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, वो भी हमने आपको खबर बताई।
अब खबर आई कि घर जाने से पहले उन्होंने उन ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से मुलाकात की जिन्होंने सैफ को अस्पताल पहुंचाया था और फिर भजन सिंह का बयान आया। उन्होंने मेरे को बैठाया इधर, बैठने के बाद बाकायदा हाथ कंधे पे ऐसा रखा तो शाबाशी दी, बहुत बढ़िया, यही सख्त है, मेरे को पहुंचाया। केस की बात करें तो जांच जारी है। सुदर्शन गायकवाड़ अब तक इस मामले की जांच कर रहे थे महाराष्ट्र पुलिस के, लेकिन अब उनकी जगह अजय लिंगुरकर को नियुक्त किया गया है। बयानबाजी अभी भी चल रही है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सैफ पर हुए हमले को लेकर एक सवाल उठाया। कहा 2.5 इंच का चाकू मारा गया, सर्जरी हुई, लेकिन 4 दिन में ही वो डिस्चार्ज हो गए और चलते हुए अपने घर वापस आए। जब उन पर हमला हुआ तभी बताया गया था डॉक्टरों की तरफ से कि उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद ऑटो वाले ने बताया कि लहूलुहान अवस्था में ये स्ट्रेचर पर टांग करके पहुंचाए गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद वो इलाज इतना बढ़िया था, या मैं कह सकता हूं कि मेडिकल सेक्टर इतना तरक्की कर गया है कि 4 दिन बाद मैं देखता हूं कि सैफ अली खान साहब एकदम उछलते कूदते अपने घर लौट आते हैं। तो मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है, उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट। नेता, उनके बयान और उन बयानों की संवेदनशीलता। लेकिन संजय ने पुलिस जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि 3 दिन में 3 अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच पर शक हो रहा है। शक इस बात पर भी हो रहा है कि गृह मंत्रालय किसके पास है और भाजपा और शिवसेना में ये जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, इसके पीछे राजनीति कितनी है। बहरहाल, अगली खबर दिल्ली से है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और आम बजट से पहले केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रख दी। दोनों तरफ से हम देख रहे हैं लगातार जवानी जो हमले हैं वो चल रहे हैं। इन मांगों में शिक्षा बजट को बढ़ा के 10% करना, 2% से प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल करने जैसे कई मांगे और बयान शामिल हैं। एक बाइट भी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मध्यवर्गीय वोटर्स को टैक्स टेररिज्म का शिकार बनाया जा रहा है। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। प्रतिक्रियाओं से इतर चुनावी रैलियों के लेकर भी अपडेट आ रहे हैं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और यूपी के मुख्यमंत्री 14 जनसभाएं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इससे इतर पीएम ने 22 तारीख को भाजपा कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संबोधित भी किया। उसकी झलकी देखते हैं। जब ये आप और उसकी आपदा आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे। उनका आवाज निकलते ही अंदर ऑडियंस में से आवाज आती है। वो तो कहते फिर आएंगे और जनता बोलती है फिर खाएंगे। हमारे बूथ के हर कार्यकर्ता के पास ये आपदा वालों की पूरी पोल पट्टी अब छुपी हुई नहीं है। दिल्ली से जुड़ी तीसरी खबर। विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम के कैंडिडेट ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मतभेद दिखा। विभाजित फैसला रहा। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जमानत के पक्ष में रहे। अब ये 1-1 से टाई हो गया, इसलिए अंतरिम जमानत पर अब सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने होगी और इसके लिए 3 जजों की बेंच के सामने मामला जाएगा। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से पूर्व पार्षद, 2020 में हुए दिल्ली दंगों में 11 मामलों में अभियुक्त, 5 साल से जेल में। अब महाकुंभ की बात। 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों के साथ संगम स्नान के लिए पहुंचे और फिर ये तस्वीरें सामने आई।
तस्वीरों के बाद आया वीडियो जिसमें था मुख्यमंत्री का बयान। जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। ये थी देश की प्रमुख खबरें, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है अगर आपकी ये जानने में दिलचस्पी है तो ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का कार्यक्रम दुनियादारी जरूर देखिए। आज की दुनियादारी में हमने भारत बांग्लादेश पर बात की है। शेख हसीना भारत में है, बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि की आड़ में उनकी वापसी का दबाव बना रहा है, पर क्या भारत इस दबाव के सामने झुकेगा या भारत की पुरानी मित्र का साथ बना रहेगा? इन सब के बारे में आप विस्तार से दुनियादारी में देख सकते हैं। दो सूचनाएं और हैं। किताब वाला हर बुधवार को दोपहर 2 बजे किताब वाला, जिसमें हम किताबों पर उनके ऑथर से, लेखकों से विस्तार से बात करते हैं, उसका नया एपिसोड आ गया है। इस दफा हमने बात की टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई से उनकी किताब द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया पर। अगर आपकी 2019 से 2024 के बीच के राष्ट्रीय राजनीति के और प्रादेशिक राजनीति के घटनाक्रमों पर, पर्दे की पीछे की रणनीतियों पर, इन सब में आपकी दिलचस्पी है तो किताब वाला का ये एपिसोड आप जरूर देखें। आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी किताबों में दिलचस्पी है तो आप किताब वाला ललन टॉप टाइप करके भी देख सकते हैं, तो आपको पुराने कई एपिसोड मिल जाएंगे। किताबों की बात हो रही है तो दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह में होने वाले वर्ल्ड बुक फेयर से जुड़ी जानकारी भी जान लीजिए। अगर आप शौकीन हैं पढ़ने पढ़ाने के तो जरूर आइए। दिल्ली से बाहर हैं तो यात्रा बनाइए, क्योंकि 2-2 वीकेंड इसमें शामिल है। ललन टॉप भी वहां पर मौजूद रहेगा। एक और सूचना है, जल्दी ललन टॉप का शो, जल्दी मतलब 26 जनवरी से शुरू हो रहा है। नाम है मध्यम वर्गीय। हमारी और आपकी जिंदगी के जो आचार विचार हैं और व्यवहार है उनके द्वैत पर केंद्रित है ये व्यंग्यात्मक शो। इसके बारे में आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, अपना और अपनों का, और प्रार्थनाओं में याद रखिए उनको जो किसी भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।